नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव की शुरुआत में मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। यानी उन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार सीटें उनको चाहिए, एक इशारा भी किया था उन्होंने, और जो भी उनकी उसके पीछे मंशा रही हो। और 400 पार का जो उनका आधार था वो आधार था धर्म। उनका मानना था कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान में इस चुनाव में 400 पार सीटें दी जा सकती। कोई भी जो राजा होता है वो राजा कई बार उसकी मतलब राजा की दरअसल कई जिम्मेदारियां होती हैं। धर्म, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, सबको समुचित विकास मिले, सबको समुचित रोजगार के अवसर मिले, और सबसे बड़ी बात शांति व्यवस्था हो। ये कुल मिलाकर के एक राजा से उम्मीद की जाती है। और धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में अभी तक कुल एक साम्राज्य सफल हुआ है, और वो था अशोक महान का साम्राज्य। अशोक महान का साम्राज्य, इसको बल्कि आप ये कह लीजिए कि धर्म के आधार पर जो वो साम्राज्य बना था अशोक महान का, उसको अपवाद ही मानिए हिंदुस्तान के अभी तक के लंबे इतिहास में। बहरहाल, लेकिन ये हुआ तो था ही, इसमें कोई शक नहीं। वो एक अलग बात थी कि उस समय बौद्ध धर्म को उसने आधार बनाया था, और बौद्ध धर्म उस समय बहुत विशाल रूप से, समझ लीजिए कि पूरे एशिया के बहुत बड़े बृहत्तर भूभाग में फैला हुआ धर्म था। बहरहाल, धर्म को भी राज्य का आधार बनाया जा सकता है, लेकिन वो सफल अभी तक कुल मिला के एक बार हुआ है। उसके बाद जितनी बार भी धर्म को आधार बनाया गया राज्य बनाने का, वो हमेशा असफल ही रहा, जिसकी सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, जो 25 साल में 2 टुकड़े हो गया। बहरहाल, बात हम अपनी अभी चुनाव की कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि जैसे जो हम लोग का जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के आधार पर भी हिंदुस्तान में राज्य करने की कोशिश की गई, कई बार की गई। अभी फिलहाल जैसे मोदी जी इसी धर्म को ही आधार बना करके राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जस्ट पहले पेशवा ने हिंदू धर्म को आधार बनाकर राज्य करने की कोशिश की थी। पेशवा का इतिहास संक्षेप में जान लीजिए, संक्षेप में ही बताऊंगा। औरंगजेब के खिलाफ जब छत्रपति शिवाजी ने कमान संभाली तो उन्होंने हिंदू स्वराज का नारा दिया, ताकि उनका जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष था उसमें सारे हिंदू एक तरीके से शामिल हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश की, और 1674 में वो राजा बने। वो एक अलग बात है कि 1680 में उनकी डेथ हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद लंबे समय तक, हालांकि उनके पुत्रों ने और उनके वंशजों ने लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन कुल मिलाकर के वो संघर्ष बहुत सफल नहीं रहा। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को भी औरंगजेब ने मार डाला, और उनके लड़के साहू को लेकर के वो अपने साथ चला आया, और साहू करीब 25 साल तक औरंगजेब के साथ ही रहे। बहरहाल, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जो उनके लड़के बहादुर शाह फर्स्ट जब बादशाह बने तो उन्होंने साहू को छोड़ दिया और कहा कि तुम जाओ अपना साम्राज्य संभालो। साहू आए, उन्होंने अपना साम्राज्य फिर से स्थापित करने की कोशिश की, और उस कोशिश में उनके जो संघर्ष था वो उनके जो पिताजी थे संभाजी, उनकी जो दूसरी पत्नी थी ताराबाई, उनके साथ उनका संघर्ष चला। बहरहाल, उस संघर्ष में वो विजयी रहे, और मराठा साम्राज्य फिर उनके नाम से शुरू हुआ। उस समय मराठा साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने पंत प्रधान की प्रथा फिर से शुरू की, जो शिवाजी ने शुरू की थी। और पंत प्रधान मतलब मंत्री परिषद आज की भाषा में, और उसमें पेशवा जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था। वो पेशवा, अच्छा, पहले जैसे पुराने हिंदुस्तान में होता था कि सारे जो पद होते थे वंशानुगत होते थे, जब तक राजा चाहे उनको नहीं बदलता था। तो पेशवा का पद भी वंशानुगत हो गया, उसमें कई पेशवा हुए। पहले पेशवा से लेकर के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय तक एक ही परिवार के लोग रहे, और बाजीराव द्वितीय हारे, उसके साथ ही पेशवा प्रथा समाप्त हुई। पेशवा ने जब शुरू किया अपना साम्राज्य, तो उसमें साहू जी के कोई, क्या नाम है, बाजीराव पेशवा, इस पूरी पेशवा परंपरा में बाजीराव पेशवा सबसे सफल और सबसे क्या नाम, वैसे प्रमुख पेशवा रहे। लेकिन उनका कुल मिला के कार्यकाल 20 साल का रहा। 20 साल की उम्र में वो पेशवा बने, 40 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी समाधि छोटी सी है, अभी भी देखी जा सकती है। उसके बाद चीज़ों में पेशवा परंपरा में एक बहुत ही आधारभूत परिवर्तन उनके पुत्र बालाजी बाजीराव के साथ शुरू हुआ। बालाजी बाजीराव ने जो पेशवा परंपरा थी उसमें पूरा आमूल परिवर्तन किया। जो छत्रपति शिवाजी ने जिस परंपरा को शुरू किया था, उसमें सारे साम्राज्य के सब लोगों को एक नज़र से देखने की परंपरा थी, और वो परंपरा लंबे समय तक चली भी। लेकिन बालाजी बाजीराव ने उस परंपरा को बदल दिया, वो फिर से सवर्ण डोमिनेटेड परंपरा हो गई। हालांकि छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य जो था एक तरीके से पिछड़ों के द्वारा
स्थापित साम्राज्य था। बहरहाल ये सब तो राजनीति में होता ही रहता है। और वो हिंदू स्वराज के नारे को भी बदल दिया बालाजी बाजीराव ने, और हिंदू स्वराज के नारे को उन्होंने मराठा साम्राज्य के नारे में बदल दिया। अब ये हुआ कि हमको हिंदू स्वराज नहीं, मराठा स्वराज्य चाहिए, मराठा राज्य चाहिए। मराठा राज्य बनने तो लगा, लेकिन मराठा राज्य बनने के क्रम में जितने तमाम हिंदू राजा थे, उन तमाम हिंदू राजाओं से भी मराठों का बहुत भीषण संघर्ष हुआ। नीचे पूना से होकर के आगे बढ़ते बढ़ते मराठे लोग उत्तर भारत की तरफ बढ़े, और उस क्रम में उन्होंने तमाम जो भी स्थापित राजा थे, नवाब थे, उनके साथ झगड़ा किया। उनके ख़जानों को में से काफ़ी बड़ा हिस्सा ले लिया उन्होंने, और उनके ऊपर टैक्स लगा दिया बुरी तरीके से कि आपको इतना टैक्स देना है वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके उस टैक्स को चौथ और स्वदेशमुखी कहते थे, यानी आपको अपने ख़जाने का चौथाई हिस्सा मराठों को देना है, और उसको वसूलने के लिए जो जाता था सामंत मराठों का, वो 10% अपना हिस्सा लेता था, उसको स्वदेशमुखी कहते थे। इसलिए अभी भी आपको जो मराठों में जो मिलते हैं, जो महाराष्ट्र में जो देशमुख मिलते हैं, वो उसी सरदेशमुखी परंपरा के तहत आने वाले वो लोग हैं। बहरहाल अब इस परंपरा में शुरू ये हुआ कि जो हिंदू स्वराज का जो नारा था, जब मराठा साम्राज्य के नारे में बदला, तो जाहिर सी बात है मराठों के दो शत्रु बन गए, कॉमन शत्रु बन गए। जो मुगल थे वो तो थे ही थे, उसके अलावा जो हिंदू राजे थे वो भी बन गए। और वो जो बालाजी बाजीराव के बाद जो मराठा राज्य स्थापित हुआ, वो काफ़ी अत्याचारी भी था। उसके चलते बड़ी बड़ी लोग घबराए रहते थे। और उसका जो सबसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हुए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जयपुर के राजा को हराने के बाद उन्होंने उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, जैसा वो सबके ऊपर लगाते थे। और 5 लाख रुपए का टैक्स राजा को देना था उस समय, जो नहीं दे पा रहे थे। तो उनको हराने के लिए मराठा सेना जब चली, तो जो उस समय का जयपुर नरेश थे ईश्वरी सिंह, उन्होंने आत्महत्या कर ली। 5 लाख रुपए के टैक्स उनको देना था जो वो नहीं दे पा रहे थे। उस ज़माने में 5 लाख रुपए की रकम बड़ी रकम थी। ये सब बातें जो है वो ये मान के चलिए कि 1700 के 17वीं 18वीं शताब्दी तक की बात। उस ज़माने में 5 लाख रुपए की रकम बड़ी रकम। बहरहाल ये सब हुआ। उसके चलते ये हुआ कि मराठा साम्राज्य के दो शत्रु हो गए। जो मुसलमान, जो मुगल थे या जो मुसलमान थे, वो तो थे ही थे उनके शत्रु। उसके अलावा जो हिंदू राजे रजवाड़े थे राजस्थान के, और भी तमाम जगह मध्य प्रदेश वगैरह के, वो भी उनके शत्रु हो गए। उसके चलते ये हुआ कि उन लोगों ने कोई बाकायदा एक योजना बनाई, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान के अंदर रह के मराठों से तो लड़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया और कहा कि आप लड़िए मराठों से, हम आपकी मदद करेंगे, और अगर आप जीत करके फिर आप चले जाइए ताकि मराठों से हमको मुक्ति मिले। और ये योजना बहुत सफल हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली पूरी सेना लेके आया। उस सेना को बहुत बड़ी संख्या में फंडेड बाई था, क्या नाम है उसको, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के राजाओं नवाबों ने पैसा भी दिया और तमाम तरीके की सुविधाएं भी दी। और तमाम जो हिंदू राजे थे और मुसलमान राजा थे, उन्होंने उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बड़ी मदद की। बहरहाल पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, जिसमें पूरा का पूरा पेशवा क्लान जो था एक तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। उसमें पेशवा का क्या नाम है भाई मारा गया, पेशवा का लड़का विश्वासराव भी मारा गया, जिसको पेशवा मुगलों को पदस्थ करके पेशवा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ये सब हुआ। उसके बाद से फिर पेशवा परंपरा समझ लीजिए धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और फिर अंत में जो था वो जो पेशवा का जो सवर्ण क्या नाम है जो डोमिनेशन था, उसमें उसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने भीमा कोरेगांव में पेशवा की सेना को दलितों की सेना से हराया, जिसमें भी भीमा कोरेगांव में स्तंभ बना हुआ, विजय स्तंभ, लोग जाके जो अभी वहाँ पर सालाना भर्ती बनती बनाई जाती है। ये सब हुआ वहाँ पर। ये सब सारा का सारा काम जो था वो पेशवा बाजीराव सेकंड के समय में शुरू हुआ। उस जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई से नैतिक रूप से पराजित जो पेशवा था बाजीराव सेकंड, फिर उसको अंग्रेज़ों ने 3-4 साल हिंदुस्तान भर में दौड़ाया, और अंत में उसको पराजित करके 8 लाख रुपये में सालाना की पेंशन देके बिठूर रवाना कर दिया। उसके पहले पेशवाओं की एक और शाखा को पदस्थ करके अंग्रेज़ जो थे उनको चित्रकूट में रवाना कर चुके थे। उनके अभी भी क्या नाम उनके वो देखे जा सकते हैं। और चित्रकूट में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, किसी दिन उसके बारे में आपको डिटेल बनाऊँगा। पेशवा का जो वंश चित्रकूट गया, उसने वहीं पर जो पेशवा ने अपने लिए महल बनवाया था शनिवार वाड़ा, उसने भी चित्रकूट में वैसे ही शनिवार वाड़ा जैसा एक और महल बनवाया। वो अभी भी चित्रकूट में देखा जा सकता है। इतिहास के लोग अगर जाके उसके बारे में कुछ कायदे से लिखे पढ़े तो बहुत अच्छी चीज़ निकलेगी सामने। बहरहाल तो कुल मिलाकर के ये कहानी बताने का नतीजा मेरा मतलब ये था कि जब आप हिंदू साम्राज्य की परिकल्पना में जो है, जब आप उसको बहुत अगर कायदे से नहीं कर पाएंगे तो वो परिकल्पना बड़ी ध्वस्त हो जाएगी। बड़ी वैसी परिकल्पना होती है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। लगभग वही गलती अपने मोदी जी भी कर गए इस बार। जब वो
पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने अपने उरूज पे पहुंच रही थी उनके कार्यकाल में, तो उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ही शासन करे, इसके चलते जो उनके पुराने जो क्या नाम है वो थे, क्या नाम है, जो उनके पुराने सहयोगी थे, चाहे शिवसेना थी, चाहे अकाली दल था, और भी तमाम जो लोग थे, या उनके सबके साथ उन्होंने बड़ा विश्वासघात किया और पूरी तरीके से उनको जो नेस्त नाबूद करने के चक्कर में एक किया उन्होंने। यह हाल ही की बातें सब जानते हैं। उसका नतीजा अब चुनाव में सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिवसेना से और उनसे सबसे हारती नज़र आ रही है, राकांपा से, और भी तमाम जगहों पर। जो ये तो खैर एक बात हुई, पंजाब में भी यही हाल है। और उसके अलावा जो मोदी जी का कुशासन रहा, जिसमें रोज़गार और महंगाई और ये सब सारी चीज़ें, जो कानून व्यवस्था जो बुरी तरीके से ध्वस्त हो जा रही है, उसका भी परिणाम सामने आ रहा है। कुल मिला के जो फिलहाल ये जो स्थिति बताई जा रही है, वो ये बताई जा रही है कि मोदी जी का जो अब की बार 400 पार का नारा है, वो तो कहीं से भी नहीं होने जा रहा है। हाँ, अब ये भी लोग कह रहे हैं कि इस बार ये भी हो सकता है कि इतनी सीटें भी ना मिल पावें कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएँ। लेकिन बहरहाल इस पे अभी से कुछ कहना उचित नहीं होगा। ये तो तभी कहा जा सकता है जब चुनाव का रिजल्ट आवे। लेकिन इतना कन्फर्म है कि मोदी जी की जो अमान्यता थी कि अब की बार 400 पार, वो तो नहीं ही पूरी होगी। और जैसा लोग आकलन करके बता रहे हैं कि अब की हो सकता है कि मोदी जी की तीसरी सरकार भी न बन पाए। अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि हिंदू धर्म की हिंदू हिंदू धर्म के आधार पर साम्राज्य की एक और स्थापना का प्रयास भी ये मान के चलिए कि फेल हो जाएगा। बाकी तो इतिहास है, पॉलिटिक्स से चलती ही रहती है। अब अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को एक्सेप्ट कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।